यस बेटा। कल हमारा टॉपिक चल रहा था। हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया था। मैंने IE 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसके अंदर हम असेट्स की जब हमें कॉस्ट निकालनी होती है तो उस कॉस्ट के अंदर हमने पढ़ा था भी असेट्स को हमें स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पर जब हमें रिकॉर्ड करना होता है तो उसकी कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट प्राइस के अंदर हम क्या क्या चीजें लेते हैं, उसकी परचेज प्राइस लेंगे एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स एंड ट्रेड डिस्काउंट बट इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटी को लेते हुए। उसके अलावा इनिशियल एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, आपका डिसमेंटलिंग का या रिमूविंग करने का आइटम को अगर वो कोई खर्चा होता है तो वो भी ऐड किया जाता है। इसके अलावा डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो भी होंगे आपके बिजनेस प्लेस में लाने तक, वो सारे भी लिए जाते हैं। उसके अलावा फिर हमने पढ़ा था नॉन करंट असेट्स के केस में स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को हम नहीं लेते हैं। फिर हमने पढ़ा था सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, आप जो पहले आपकी एसेट है अगर उसके बाद में अगर आप अक्वायर करने के बाद में अगर आप कोई एक्सपेंसेस करते हैं तो उन एक्सपेंसेस को हम कहते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन हम उसको कैपिटलाइज तभी करेंगे जब अगर आपको जो पहले बेनिफिट्स मिलते थे उससे अगर ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं तो हम उसको कैपिटलाइज करते हैं। ये पॉइंट मैंने पढ़ा दिया था। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था डेप्रिसिएशन। एसेट्स के वैल्यू में जो रिडक्शंस आते हैं आप उसकी वैल्यू को, एसेट्स की वैल्यू को क्या कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेप्रिशिएबल अमाउंट, जिस अमाउंट पर आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद में उस अमाउंट को हम कहते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। और उसकी जो लाइफ है उसको हम कहते हैं यूजफुल लाइफ। और यूजफुल लाइफ वो उसका पीरियड भी हो सकता है, मतलब कि वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में वो एसेट यूज होने वाली है, या फिर नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, जितनी यूनिट्स वो प्रोड्यूस करने वाली है। यूजफुल लाइफ को जब हमें डिसाइड करना होता है तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स देखने होते हैं, लाइक एक्सपेक्टेड यूजेस, उसका यूजेस कितने होने वाला है, उसका फिजिकल वियर टियर कितना होगा, ऑब्सोलेंस होने के चांसेस कितने हैं, उसके लीगल कोई लिमिट्स वगैरह हैं क्या, वो सब चीजें हमें देखनी होती है। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब बताया था मैंने, स्क्रैप वैल्यू भाई आपको असेट्स को यूज करने के बाद में एक टाइम पीरियड तक यूज करने के बाद में जब आप अगर उसको बेचते हैं तो उससे रियलाइज जो अमाउंट होगा आपको, उस अमाउंट का हम कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू। फिर उसके बाद में मैंने डेप्रिसिएशन लगाने के मेथड्स बताए थे। डेप्रिसिएशन लगाने के दो मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट एक जैसा रहता है, बार बार में चेंज नहीं होता। उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर हमारा डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है वो हर साल क्या होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है। बेसिकली रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हम वहां पर फॉलो करते हैं जब हमें स्टार्टिंग ईयर्स में ज्यादा डेप्रिसिएशन लगाना हो, बाद वाले ईयर्स में कम डेप्रिसिएशन लगाना है। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर एसेट्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है। डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, वो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो डायरेक्टली आपका जो भी केयरिंग अमाउंट होगा उस पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ तक का मैं ऑलरेडी कल वाले लेक्चर में बता चुका था, तो यहाँ तक के में किसी भी तरह का कोई डाउट है बेटा? एनीवन हैविंग डाउट टिल दिस टॉपिक? नो सर। तो उसी के बाद में फिर हम आगे का आते हैं एक्टिविटी नंबर 4। इसको देखते हैं हम क्या बोला है। अ बिजनेस बाय मशीन फॉर $2,500, मतलब कि आपने एक मशीन परचेस करी तो उसकी कॉस्ट प्राइस दे दिया है कितना, $2,500। It is expected to have a useful life of 3 years, after which time it will have a scrap value of $250। उसकी यूजफुल लाइफ है कितनी, 3 years। आफ्टर विच टाइम इट विल हैव ए स्क्रैप वैल्यू, और उसके बाद में उसका स्क्रैप वैल्यू रहेगा, मतलब रेजिडुअल वैल्यू रहेगा कितना, $250। कैलकुलेट द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज, आपको एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें डेप्रिसिएशन का चार्ज निकालना है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज हमें निकालना है, और यहाँ पर हमें कुछ नहीं बता रखा कौन सा मेथड फॉलो करना है। तो मैंने बताया था कल भी, तो क्या अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा हो तो हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड आप फॉलो करते हैं अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ हो तो। अगर क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दिया हुआ है तो फिर आप स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हमारा डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला हमने रीड आउट करा था। क्या फॉर्मूला था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ये रेजिडुअल वैल्यू, अपॉन लाइफ। तो कॉस्ट दे रखी है आपको $2,500 माइनस 250 स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ दे रखी है आपको कितनी, 3।
$750 आपका हर साल का क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। पहला पॉइंट क्लियर बेटा? यस सेवन सर। हमारा डेप्रिसिएशन आ गया, तो फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा, कैलकुलेट द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज। सेकंड पॉइंट बोला हमें कैलकुलेट द कॉस्ट, आपको कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट हमारी कितनी थी, 2500 थी क्या कॉस्ट? कॉस्ट कितनी थी हमारी, $2500। यही थी बेटा हमारी कॉस्ट। जस्ट जस्ट हाँ बेटा, तो हमारा यस, मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पर हमारा पॉइंट दे रखा था, मशीन की कॉस्ट थी कितनी, 2500, उस पर की स्क्रैप वैल्यू दे रखा था $250। आपसे सबसे पहला पॉइंट पूछा था एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज, तो वो हमारा निकल गया, एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज हमारा आ गया कितना, $750। अब आगे बोला हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है आपको कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड कैरिंग अमाउंट फॉर ईच ऑफ द ईयर ऑफ द एसेट्स लाइफ। ठीक है सर, तो हमें हर साल का निकाला है, तो कॉस्ट हमारी 2500 है, तो वो तो हमेशा 2500 ही रहेगी क्या, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी। कॉस्ट तो हमारी कितनी रहेगी, 2500। फर्स्ट ईयर में मेरा डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, $750। तो आपका केयरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, 2500 में से 750 लेस किया तो 1750। कैसे आया, 2500 माइनस 750। अब 1750 आ गया, सेकेंड ईयर के अंदर हमारा कितना हो जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 1500। 1500 कैसे आया बेटा, 750 प्लस 750। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 750 और सेकंड ईयर का 750, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 1500। केयरिंग अमाउंट आ जाएगा हमारा 2500 माइनस 1500, तो 1000। 2500 माइनस 1500। सेकेंड ईयर में हमारा केयरिंग अमाउंट आ गया। थर्ड ईयर में हमें निकालना है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 750 प्लस 750 प्लस 750, दैट विल बी 2250। तो 2500 में से 2250 लेस किया, तो आपका केयरिंग अमाउंट आ गया कितना, 250। और यही हमें स्क्रैप वैल्यू दे रखा था, $250। समझ में आ गया कि बेटा पॉइंट ये यस पॉइंट, सर। चलिए ये पॉइंट भी हमारा हो गया। स्ट्रेट लाइन मेथड का मैंने एक्टिविटी नंबर 4 बता दिया। इसी के बेसिस पर हम एक्टिविटी नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्या बोला है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। अ बिजनेस बाय अ मशीन कॉस्टिंग $6000। एक बिजनेस ने मशीन परचेस करी कितने की, $6000 की। तो सबसे पहली चीज तो हमें कॉस्ट प्राइस दे दिया है $6000। द डेप्रिसिएशन रेट इज 40%। और डेप्रिसिएशन का रेट है कितना, 40%। कौन से मेथड से, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आगे बोला हमें कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, आपको डेप्रिसिएशन का एक्सपेंसेस फाइंड आउट करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना है, एंड केयरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स। तो बेटा मैंने अभी हाल बताया आप लोगों को, क्वेश्चन के अंदर डब्ल्यूडीवी मेथड जब होगा तो आपको डेप्रिसिएशन का रेट डायरेक्टली दिया होता है। तो हम यहाँ पर बात करें, आपकी कॉस्ट प्राइस दे रखी है स्टार्टिंग में कितनी, $6000। आपका डेप्रिसिएशन लगाएंगे आप, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन तो वो कितना लगेगा, 40%।
तो 6,000 का 40% कितना हो जाएगा? 2,400 फर्स्ट ईयर का। तो आपका केरिंग अमाउंट आ जाएगा, केरिंग अमाउंट कितना आ जाएगा? 6,000 में से 2,400 लेस किया तो 3,600। क्लोजिंग आपका केरिंग अमाउंट आ गया फर्स्ट ईयर के अंदर। अब सेकेंड ईयर के अंदर फिर वापस से आप डेप्रिसिएशन लगाओगे कितना? 40%। तो 3,600 का 40%, 1,440। किसका लगेगा 40% बेटा? 3,600 का 40%। फिर बोल रहा हूँ, जो केयरिंग अमाउंट बचता है हमारा ईयर की स्टार्टिंग में, उस वैल्यू पर लगाएंगे 3,600 का 40%। तो आपका फिर वापस से क्लोजिंग केयरिंग अमाउंट आ जाएगा 2,160। थर्ड ईयर का फिर वापस से आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2,160 इंटू 40%, 864। तो ये आपका आ जाएगा 1,296। ये आपका क्या आ गया? क्लोजिंग केयरिंग अमाउंट। यहां तक का पॉइंट क्लियर है? यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? अब आपसे वो चीज इसको यहाँ पर उन्होंने बताने के लिए बोला है इसको प्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहली चीज तो आपसे बोला है तो कि यहाँ पर हमें क्या करना है? डेप्रिसिएशन का एक्सपेंसेस निकालना है। तो मैंने यहाँ पर डेप्रिसिएशन का एक्सपेंसेस निकाल दिया। 3 इयर्स का फर्स्ट ईयर का मेरा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंसेस बैठ रहा है कितना? हमारा आ रहा था 2,400। 2,400 तो फर्स्ट ईयर का हो गया। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंसेस बैठ रहा है 1,440। तो ये 1,440। और थर्ड ईयर का आ जाएगा कितना? 864। फिर हम बात करें डेप्रिसिएशन की रेट, वो कितनी थी? 40%। तो वो सब में 40% ही थी। ठीक है भाई। अब हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हमें केयरिंग अमाउंट स्टार्टिंग में कितना दे रखा था? तो स्टार्टिंग में कितना था? 6,000। 6,000 का 40% डेप्रिसिएशन हो गया हमारा 2,400। एक्यूमुलेटेड भी कितना हो जाएगा? 2,400। केयरिंग अमाउंट सीडी मतलब कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस। तो 6,000 में से 2,400 लेस किया तो आपका आ जाएगा कितना? 3,600 जो हमने निकाला था। ये 3,600 आ गया अब हमारा। अब इसी को क्या कर देंगे हम? ओपनिंग बैलेंस बना देंगे। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा? 2,400 प्लस 1,440। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2,400 प्लस 1,440, 3,840। इसमें से हम 6,000 में से क्या कर देंगे? 3,840 माइनस कर देंगे। तो वो आ जाएगा आपका कितना? 2,160। 6,000 माइनस 3,840, तो वो आपका कितना आ गया? 2,160। फिर ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 2,160। यहाँ पर वही हम करेंगे 3,840 प्लस 864। तो कितना हो गया ये आपका? 4,704। और क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा 6,000 माइनस 4,704, 1,296। ये आपका क्या आ गया? क्लोजिंग अमाउंट आ गया है। यहां तक का पॉइंट क्लियर? ये मेरा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंसेस भी आ गया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी निकल गया, केयरिंग अमाउंट भी निकल गया, स्टार्टिंग 3 इयर्स का वो हमने बना दिया है। अब इसी के बाद में फिर हम आगे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है चेंज इन द डेप्रिसिएशन मेथड। भाई आप अगर क्या करते हैं, मेथड्स में अगर चेंज लाते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज आप एसएलएम मेथड आप क्या करते थे? यूज करते थे, बट नाउ प्लानिंग, बट अब हम प्लानिंग कर रहे हैं टू यूज WDV मेथड। सर ये ऐसी प्लानिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा गवर्नमेंट ने मान लो रूल चेंज कर दिया, भाई एसएलएम मेथड यूज करना अलाउ नहीं है सपोज। तो फिर अब हमें क्या करना होगा? मेथड चेंज करना पड़ेगा।
तो आपको अगर मेथड चेंज करना है, वैसे तो हमने पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा था वो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। भाई आप एक बार जो मेथड फॉलो करें उसी को आप क्या करें, कंटिन्यू करें, बार बार मेथड्स को चेंज ना करें। बट उसमें हमने ये भी पढ़ा था, ऐसा नहीं तो कि आपने एक बार मेथड फॉलो कर लिया तो पत्थर की लकीर बन चुका है, तो क्या आप उसको लाइफ टाइम आपको वही फॉलो करना होगा। इफ रिक्वायर्ड कंपल्सरीली अगर आपको लगता है सही है तो आप चेंजेस कर सकते हैं, बट इफ रिक्वायर्ड अगर आपको लगता है जरूरी है, कंपल्सरी है, देन चेंजेस में बी मेड, तो फिर आप चेंजेस कर सकते हैं। तो फिर आप चेंजेस कर सकते हैं, जो भी चेंजेस आपके होने हैं, तो वही चीज हमारा दिया है। और जब चेंजेस किए जाते हैं, देन इफ देयर विल बी चेंज, देन इफेक्ट ऑफ चेंज, रीजन ऑफ चेंज विल बी शोन एज फुट नोट। उसको हम फुट नोट के फॉर्म में शो किया जाता है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना दिखा करके हम उसको अलग से दिखाते हैं। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, चेंज इन द डेप्रिसिएशन मेथड। इसमें हम देखें, अब इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, इट इज अप टू द बिजनेस कंसर्न टू डिसाइड विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन टू अप्लाई टू इट्स नॉन करंट एसेट्स। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना होता है तो कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। वंस दैट डिसीजन हैज बीन मेड, जब आप डिसीजन ले लेते हैं, द चूजन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली फ्रॉम ईयर टू ईयर। और आपने अगर एक बार मेथड को अगर डिसाइड कर लिया तो आपको उसी मेथड को क्या करना चाहिए, कंसिस्टेंटली मतलब रेगुलरली अप्लाई करना चाहिए। हाउएवर IAS 16 requires that the depreciation method should be reviewed at least each financial year। लेकिन IAS 16 जो है वो क्या बोलता है, तो क्या आपको हर साल एक बार साल में एटलीस्ट क्या करना चाहिए, अपने डेप्रिसिएशन मेथड को रिव्यू करना चाहिए। If there has been a significant change in the expected pattern of economic benefits from those assets, अगर आपको किसी भी तरह का कोई चेंज लगता है उस असेट्स के यूज करने के पैटर्न में, उस असेट से जो बेनिफिट्स मिलते हैं उस पैटर्न में, देन मेथड शुड बी चेंज। तो आपको मेथड को चेंज करना चाहिए टू सूट दिस न्यू पैटर्न, ताकि आपको नया पैटर्न कवर हो सके। When such a change in the depreciation method take place, और आप जब भी अगर मेथड्स में चेंज करते हैं, the remaining carrying amount is depreciated under the new method। तो जो अब आप मेथड में चेंज कर रहे हैं तो आप आज से चेंज करेंगे, ना कि प्रीवियसली। दो वर्ड्स होते हैं बेटा, रेट्रोस्पेक्टिव और एक वर्ड होता है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है चेंजेस विल बी मेड फ्रॉम प्रेजेंट डेट। प्रेजेंट डेट से चेंजेस होंगे, पहले का जो हो गया उसका हो गया। मान लो मेरी सैलरी सपोज पहले 10,000 रुपीज पर मंथ थी, अब 15,000 पर मंथ मिलेगी, तो वो इस आज से मिलना चालू होगी। ये नहीं हुई साल भर पहले के भी आप मुझे 15,000 के हिसाब से एक्स्ट्रा अमाउंट दोगे, नहीं। और रिट्रोस्पेक्टिव के अंदर क्या होता है, चेंजेस विल बी मेड फ्रॉम पास्ट। पास्ट से होता है। मान लो सपोज आपने, मान लो मेरी सैलरी 10,000 थी और बढ़ा करके अब आपने कर दिया 15,000। मैंने कहा सर ये जो 15,000 आपने सैलरी करी है ये मैं आज से अप्लाई नहीं करूंगा, फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, मुझे लास्ट 1 ईयर से 15,000 चाहिए। तो पिछले महीने पिछले 12 महीने में अगर मुझे 10,000 के अकॉर्डिंग 1,20,000 मिले, तो मुझे 5,000 इंटू 12 60,000 वो और मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो जब भी आपका मेथड में अगर चेंज होता है, इफ देयर इज change in method of depreciation,
अगर आपका डेप्रिसिएशन में मेथड में चेंज होता है, इट विल अप्लाई फ्रॉम करंट डेट। तो वो करंट डेट से अप्लाई होता है, न कि पास्ट डेट से। समझ में आ गई बात? तो when such a change in the depreciation method take place, the remaining carrying amount is depreciated under the new method. That is, only current and future periods are affected. The change is not retrospective. तो कि जो भी चेंजेस होगा वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, वो प्रेजेंट डेट से चेंज होता है। क्लियर बेटा पॉइंट यहाँ तक? यस सर। चलिए, इसी के बाद में फिर हम आगे चलते हैं। फिर दिया है हमारा डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग वगैरह क्या होती है। तो डुअल इफेक्ट, डेप्रिसिएशन हैज अ डुअल इफेक्ट व्हिच नीड्स टू बी अकाउंटेड फॉर। इट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ असेट्स। भाई सीधा सा आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो असेट्स की वैल्यू क्या होती है? रिड्यूस होती है, पहली चीज। एंड इट इज एन एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पीनल, और ये क्या है? पीनल में एक्सपेंसेस के फॉर्म में भी शो किया जाता है। द assets remain at its original cost in the asset account, और उसके लिए हम क्या कर देते हैं? एक अलग से अकाउंट बनाते जाते हैं, और उस अकाउंट का क्या होता है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। भैया आप क्या कर देते हैं? डेप्रिसिएशन को, जो अमाउंट होता है वो ट्रांसफर करते जाते हैं हम किसके अंदर? टू एन सेपरेट अकाउंट। उस अकाउंट का नाम क्या है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर उसमें अमाउंट ट्रांसफर करते जाएंगे, उसमें पैसा इकट्ठा होता जाएगा हमारा। फिर वहां से हम उसको, जब भी हम एसेट्स को डिस्पोज वगैरह करना होता है तो वहां से हम अमाउंट निकाल लेते हैं। जब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस अकाउंट और क्रेडिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन विल इधर बी चार्ज ऑन अ मंथली प्रोराटा बेसिस, मतलब कि मंथली बेसिस पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, और या फिर a full year in the year of purchase and none in the year of disposal। मतलब कि दो तरह से डेप्रिसिएशन होता है। भाई आप एक तो जब आप परचेज करते हैं जिस ईयर में, ईयर ऑफ परचेज एंड डिस्पोजल, दोनों में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो, जो अपन नॉर्मली करते हैं। भाई आपने जिस ईयर में परचेज करा उस ईयर में भी डेप्रिसिएशन लगाते हैं, और जिस ईयर में सेल करा, जब आपने सेल करा वहां तक का डेप्रिसिएशन लगाते हैं। एक मेथड तो ये होता है, और एक मेथड क्या होता है उसमें, हम ओनली ईयर ऑफ परचेज, जिस ईयर में हमने परचेज करा है उस ईयर में ही हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, एंड नन इन ईयर ऑफ डिस्पोजल। जिस ईयर में आप डिस्पोज करते हो उस ईयर में आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। तो एक मेथड ये भी होता है, जिस ईयर में आपने परचेज करा है उस ईयर में तो आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और जिस ईयर में आपने डिस्पोजल करा उस ईयर में आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। इज इट क्लियर? ये पॉइंट समझ यस में? सर। चलिए फिर आगे चले हम इसी के बाद में। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता क्या है बेसिकली? The accumulated depreciation account is used to provide for the reduction in the value of assets। भाई आपके assets की वैल्यू में जो रिडक्शंस वगैरह आते हैं तो हम assets को क्या करना चाहते हैं? अगर कॉस्ट प्राइस पर ही शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक अलग से अकाउंट बना देते हैं, उसको हम कहते हैं accumulated depreciation account। It reduces the original cost of the assets on the statement of financial position। The cost account and the accumulated depreciation accounts are always two separate ledger accounts। A separate accumulated depreciation account is kept for each class of assets, for example, motor vehicles, building, plant and machinery, etc। अगर आपके बिजनेस में अलग अलग तरह के एसेट्स हैं तो आप हर चीज के लिए क्या करते हैं? अलग अलग accumulated depreciation accounts बनाते जाते हैं। तो अब इसी के बेसिस पर हमारी एक्टिविटी नंबर 6 दे रखी है, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन एक्टिविटी नंबर 5। जो हमने एक्टिविटी नंबर 5 पढ़ा था, एक्टिविटी नंबर 5 के अंदर क्या था? ये हमारी इंफॉर्मेशन दे रखी थी एक्टिविटी नंबर 5 के अंदर। इस बेसिस पर हमें क्या करना है? उसकी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए, जिसके अंदर हमने कितने की एसेट परचेज करा था? 6000 की एसेट परचेज करा था, उस पर डेप्रिसिएशन लगाना था 40%। कॉस्ट प्राइस थी 6000, उस पर डेप्रिसिएशन लगाना था 40%। कौन से मेथड से? WDV मेथड से।
अब उसी के अंदर हमें क्या बोला था, जनरल एंट्री विच वुड हैव बीन रिटन ऑफ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। आप जनरल एंट्री क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की हम क्या एंट्री करेंगे, डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस अकाउंट और क्रेडिट accumulated डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा सर हमारा, फर्स्ट ईयर में हमारा डेप्रिसिएशन कितना लगा था, 6,000 का 40%, 2,400। फर्स्ट ईयर के अंदर हमारा डेप्रिसिएशन लगा था कितना, 6,000 का 40%, 2,400। फिर आपसे पूछा द ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ऑल ईयर्स इन द रेलिवेंट लीजर अकाउंट्स। आपको डेप्रिसिएशन का क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है रेलिवेंट लीजर अकाउंट्स के अंदर। एंड द और सी पॉइंट बोला है द रेलिवेंट स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड द रेलिवेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सपेक्ट फॉर ईच ईयर। मतलब कि आपने जो डेप्रिसिएशन लगाया था उसका स्टेटमेंट ऑफ P&L और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर कैसे शो होगा वो चीज हमें बतानी है। चले हम देखिए, हमारा हम सबसे पहली बात तो स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर हमारा डेप्रिसिएशन हमारा अलग अलग अमाउंट बैठा था। फर्स्ट ईयर के अंदर हमारा अमाउंट आया था 2,400 डेप्रिसिएशन का एक्सपेंसेस। सेकेंड ईयर के अंदर हमने निकाला था, वो हमारा फिगर बैठा था डेप्रिसिएशन का 1,440, तो वो आ जाएगा सेकेंड ईयर का 1,440। और थर्ड ईयर का हमारा आया था कितना, 864। तो ये सबसे पहले तो स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर आ जाएगा, फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आ जाएगा 2,400, सेकंड ईयर में 1,440 और थर्ड ईयर में आ जाएगा कितना, 864। फिर आगे पूछा आपसे बैलेंस शीट के अंदर, तो बैलेंस शीट के अंदर हमारा कितना कितना अमाउंट बैठेगा। तो फर्स्ट ईयर में एसेट की कॉस्ट कितनी थी, 6,000, उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा आ रहा था कितना, 2,400। तो आपका फर्स्ट ईयर में कैरिंग अमाउंट आ जाएगा कितना, 3,600। सेकेंड ईयर में कॉस्ट तो कितनी थी, 6,000, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो गया था, 2,400 प्लस 1,440, तो वो हो जाएगा आपका 3,840। 3,840 तो माइनस करने पर आपका कैरिंग अमाउंट आ रहा था 2,160। थर्ड ईयर के अंदर वही कॉस्ट प्राइस तो कितना हो जाएगा, 6,000 और एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन अब निकाले तो 3,840 प्लस 864, तो आपका आ रहा था 4,704। माइनस करेंगे तो आपका फिगर आ जाएगा 1,296। यहां तक का पॉइंट क्लियर है क्या बेटा। स्टेटमेंट ऑफ P&L और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दोनों पॉइंट बता दिए मैंने। अब इसी के बाद में फिर हम बात करें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर, उसके अंदर कैसे शो करोगे। तो बेटा आपने डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस अकाउंट और क्रेडिट accumulated depreciation अकाउंट। यही एंट्री बनती है क्या बेटा। फर्स्ट ईयर में 2,400 से बना देंगे, फिर सेकेंड ईयर में हम बना देंगे 1,440 से, फिर थर्ड ईयर आएगा तो उसमें बना देंगे कितने से, 864। 864 से बन जाएगी क्या एंट्री। तो देखिए हमारे यहाँ पर accumulated depreciation अकाउंट के अंदर सबसे पहले हमें फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो वो किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड में, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। भाई आपकी एंट्री क्या बन रही है, डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस क्रेडिट accumulated डेप्रिसिएशन, तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा कितना, $2,400। फर्स्ट ईयर में और कुछ नहीं दे रखा, तो फर्स्ट ईयर का वही क्या करेंगे, हम क्लोजिंग निकालेंगे, बैलेंस CD 2,400, तो टोटल लग जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 2,400, 2,400 फर्स्ट ईयर कंप्लीट। सेकेंड ईयर के अंदर क्या बन जाएगा, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, सीडी को बीडी बना देंगे, बैलेंस बीडी 2,400। और सेकेंड ईयर में हमने डेप्रिसिएशन लगाया था, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1,440, तो हमारा यहाँ पर बैलेंस सीडी आ जाएगा आपका, जो कितना आ रहा था, 3,840।
थर्ड ईयर आएगा, थर्ड ईयर के अंदर फिर वापस से पहले वही टोटल लगा देंगे, 3840, 3840। थर्ड ईयर के अंदर अब हम इसको क्या कर देंगे, बैलेंस बीडी, तो बैलेंस बीडी 3840। और थर्ड ईयर के अंदर फिर वापस से डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और जो कितना आ रहा था हमारा 864, तो टोटल हो जाएगा आपका 4704। और यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस सीडी 4704, 4704। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर। ये मेरा क्या बन गया, अक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है वो, आपको लेजर पोस्टिंग करके बताना है, आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट और वो सारे अकाउंट्स बना करके बताना है। अब जैसे ये बोल दिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस अकाउंट, तो इसको कैसे बनाएंगे हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस अकाउंट को। भाई हमारी एंट्री क्या बनती है फर्स्ट ईयर के अंदर, डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस अकाउंट और क्रेडिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना आ रहा था फर्स्ट ईयर में, 2400। टोटल में आ जाएगा वही 2400। और वो जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंसेस था उसको हमने कहाँ पर ट्रांसफर किया होगा, P&L में। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L। और कितना फिगर, 2400। फर्स्ट ईयर खत्म। सेम चीज सेकंड ईयर में हो जाएगा। सेकंड ईयर में हमारा वही अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और उसमें आ रहा था कितना, 1440। टोटल लग जाएगा 1440। इधर भी आ जाएगा SPL 1440, टोटल लग जाएगा 1440। थर्ड ईयर आएगा, थर्ड ईयर के अंदर फिर वापस से वो डेबिट एप्रिसिएशन और क्रेडिट अक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट, जो कितना रहता है 864। यहाँ पर भी टोटल में आ जाएगा 864। इधर भी आ जाएगा थर्ड ईयर में स्टेटमेंट ऑफ P&L 864, और टोटल में आ जाएगा 864। ये मेरा कौन सा बन गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस अकाउंट। और लास्ट में बोला है कौन सा, एसेट का कॉस्ट अकाउंट बनाना है। तो कॉस्ट अकाउंट आपने एसेट परचेस करा था, तो परचेस करा था तो आप एंट्री क्या करोगे, डेबिट एसेट अकाउंट और क्रेडिट कैश अकाउंट। तो फर्स्ट ईयर में हमारा आ जाएगा कैश अकाउंट। और कितने की एसेट परचेस करी थी आपने, 6000 की। फर्स्ट ईयर में आपका बैलेंस शीट आ जाएगा, उसको हम कॉस्ट पर ही शो करेंगे कितना, 6000। सेकेंड ईयर में वही आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, बैलेंस बीडी 6000। और इसी को हम क्या कर देंगे, क्लोजिंग बैलेंस कर देंगे, बैलेंस सीडी 6000। थर्ड ईयर के अंदर वही ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, क्योंकि एसेट्स को आपने बेचा करा कुछ भी नहीं है और ना कुछ खरीदा, बीडी 6000। और यहाँ पर थर्ड ईयर में क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस सीडी 6000। ये आपका कौन सा हो गया, जिसमें ये पॉइंट पूरा कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन में बोले बेटा कोई भी डाउट अगर हो तो, बड़ा क्वेश्चन है बट वही पूरा कंसेप्ट है जो आप लोगों ने डेप्रिसिएशन में पढ़ा है। इसमें बोले यहाँ तक के टॉपिक में कोई डाउट हो तो। यस बेटा, किसी को भी डाउट है क्या इसमें, यहाँ तक के में मैंने पूरा डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसका P&L में कैसे इंपैक्ट आता है, बैलेंस शीट पर कैसे इंपैक्ट आएगा, वो सब चीज मैंने बता दिया है उसका। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है बेटा। Yes, sir. तो यहाँ तक की हमारी एक्टिविटी नंबर 6 तक का टॉपिक हो गया है। अब उसके बाद में फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया है डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। इसको मैं आज स्टार्ट नहीं करके इसको मैं कल समझाता हूँ। भाई जब आप अगर एसेट्स का डिस्पोजल करते हैं, अगर सेल आउट करते हैं, तो वहां पर हम उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, प्रॉफिट लॉस वगैरह कैसे कैलकुलेट्स होते हैं। तो आपका आज का एक्टिविटी नंबर 6 तक का आप टॉपिक कंप्लीट करेंगे, बाकी का पोर्शन हम कल डिस्कस करते हैं सेम टाइम पर। आगे का टॉपिक हम कल कवर अप करते हैं, ठीक है बेटा। ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।